रिमेम्बर द लास्ट लेक्चर इंथैल्पी का डिस्कशन स्टार्ट किया था, इंथैल्पी क्यों इंट्रोड्यूस किया था, इंथैल्पी का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। और फिर H इक्वल्स U प्लस PV लिखा था, बट वी आर इंटरेस्टेड इन डेल्टा H, एंड डेल्टा H वाज कमिंग डेल्टा U प्लस डेल्टा P, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने उसी में बात की थी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गैस, PV कैन बी रिटन एज nRT, so delta H can be written as delta U plus delta nRT, and if temperature is constant, तो उसी में हम लोगों ने बात की थी कि H का डेफिनेशन NCPT हो जाता है, तो DH NCPDT एंड डेल्टा H NCP डेल्टा T हो जाता है ना। तो ये कहानियां हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इफ देयर इज अ रिएक्शन, केमिकल चेंज हो रहा हो, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, और ऐसे केस में इफ एटलीस्ट वन गैसियस सब्सटेंस इज प्रेजेंट, देन डेल्टा H एंड डेल्टा U का रिलेशन क्या होगा, इसकी बात अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो डेल्टा H इन टर्म्स ऑफ डेल्टा U और डेल्टा H का रिलेशन डेल्टा U के साथ क्या होगा, ये बात आज पहले हम लोग करेंगे सबसे पहले। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा H फॉर हेटेरोजेनस सिस्टम व्हिच इज अंडरगोइंग अ रिएक्शन, सो डेल्टा H फॉर रिएक्शन, और इसका मतलब क्या है, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ देयर इज अ रिएक्शन जिसमें कम से कम एक एटलीस्ट वन गैसियस सब्सटेंस रहे, आइदर ऑन द रिएक्टेंट साइड और ऑन द प्रोडक्ट साइड, जब ऐसा होगा तो फिर हाउ टू डू द कैलकुलेशन और हाउ टू रिलेट डेल्टा H एंड डेल्टा U, ये कहानी अभी हम लोग देखने वाले। ठीक है, सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेल्टा H वाज डेल्टा U प्लस डेल्टा P, है ना। ये चीजें हम लोगों ने देखी हुई है। सो बेसिक डेफिनेशन से अगर हम लोग चलेंगे तो H को हम लोगों ने बोला था U प्लस P, सो डेल्टा H will become delta U plus delta of PV, and if you are talking about reaction, तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन विल बी डेल्टा U ऑफ रिएक्शन प्लस डेल्टा ऑफ PV ऑफ रिएक्शन। PV का मतलब क्या है, PV ऑफ प्रोडक्ट माइनस PV ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक गैसियस सब्सटेंसेस का P इंटू V का चेंज, एंड प्रोडक्ट्स का सॉरी नॉन गैसियस सब्सटेंसेस का PV का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स। मतलब इट्स लाइक ये मेरी मर्जी, मैं पहले गैसियस PV का चेंज क्या हुआ है एंड नॉन गैसियस फॉर्म में PV का चेंज क्या हुआ है, वो अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ और फिर मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ। अल्टीमेटली विल बी गेटिंग नेट डेल्टा PV। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा ऑफ PV गैसेस प्लस डेल्टा ऑफ PV सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग कैलकुलेट करके और उसको ऐड कर देंगे तो दैट विल गिव यू नेट डेल्टा PV। लेकिन इसमें क्या होता है, इफ एटलीस्ट वन गैसियस सब्सटेंस इज प्रेजेंट, तो डेल्टा PV ऑफ गैस के सामने डेल्टा PV ऑफ सॉलिड लिक्विड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। वी कैन इग्नोर दैट इन कंपैरिजन टू दिस। अब ये लाइन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी क्या कर रहे हैं, डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब डेल्टा PV का मतलब क्या है, PV फाइनल माइनस PV इनिशियल। PV फाइनल में कुछ गैसेस हो सकते हैं, PV इनिशियल में भी कुछ गैसेस हो सकते हैं। तो गैसियस सब्सटेंसेस का P इंटू V अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका चेंज भी अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड सॉलिड लिक्विड का P इंटू V का चेंज जो है वो अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन आई एम राइटिंग डेल्टा PV टोटल इक्वल्स डेल्टा PV गैस प्लस डेल्टा PV सॉलिड लिक्विड, दैट मींस गैस का कैलकुलेशन जरा अलग करो। मतलब दो बंदों को दे दिया, एक बोला सिर्फ गैस में देखो P इंटू V कितना है, का चेंज कितना आ रहा है, एंड बाकी जो सॉलिड लिक्विड में उस किसी दूसरे बंदे को दे दिया और बोला कि तुम कैलकुलेट करो कि सॉलिड एंड लिक्विड्स के रिस्पेक्ट में नेट डेल्टा PV कितना आ रहा है। जो भी आएगा दोनों को ऐड कर, बट इफ एटलीस्ट वन गैसियस सब्सटेंस इज देयर, P इंटू V का चेंज जो गैस का होता है दैट इज मच मच हायर देन द डेल्टा PV ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एंड दैट्स व्हाई इफ एटलीस्ट, अब ये ध्यान से समझना, हमेशा ये कंडीशन रहे तभी ये करेंगे कि कम से कम एक गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि इसके सामने ये नेग्लिजिबल। और अगर ये नेग्लिजिबल हुआ तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं याद दिला रहा हूं, इसकी एक कंडीशन है, इसको इग्नोर करने की कंडीशन है
कि कम से कम एक गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में हो, प्रोडक्ट साइड में हो, दोनों साइड में हो, कम से कम एक गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन क्या लिखेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन गैसियस सब्सटेंस। ऐसा अगर हुआ तो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि डेल्टा ऑफ पीवी जो गैस का होता है दैट बिकम्स मच मच ग्रेटर देन डेल्टा पीवी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई this thing can be ignored or this can be neglected in comparison to this। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको एब्सोल्युटली नेग्लेक्ट नहीं करते, इसको इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो इफ देयर इज नो गैस देन विल नॉट इग्नोर इट, इसको देखेंगे कि डेल्टा यू के सामने कितना पड़ रहा है। इनफैक्ट आईआईटी जेईई ने एक बार क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ दिया, आज मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा तुमको, जिसमें उन्होंने गैस की बात ही नहीं की, देयर वाज जस्ट लिक्विड। तो लिक्विड सिर्फ है, तो यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं करने का है, गैस के सामने इसके डेल्टा पीवी को इग्नोर कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। सो अगर ये इग्नोर कर दिया देन हम लोग क्या लिखेंगे फिर कि डेल्टा एच नाउ कैन बी रिटन एज सिंपली डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी ऑफ गैस। अगर ये डेल्टा पीवी ऑफ गैसेज लिख दिया है तो गैस को आइडियल मानते हुए पीवी को एनआरटी भी तो लिख सकते हैं ना, इज इट ओके? सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं लिख सकते लेकिन गैस के लिए तो लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन नाउ, बट ये जितनी कहानियां समझ लो वो इस अजम्पशन के साथ है कि कम से कम एक गैस प्रेजेंट है तो जाके ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे डेल्टा ऑफ एनआरटी ऑफ गैस लिख दिया, और एनआरटी ऑफ गैस में आर इंटू टी कॉन्स्टेंट माना जाता है। कभी भी तुमको रिएक्शन दिया जाएगा वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रिपोर्ट किया जाता है। सो दैट गिव्स यू डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ एन गैस, इसको डेल्टा एनजी बोल देते हैं, इनटू आरटी। वेरी फेमस फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। बट अगेन जैसा मैंने बताया, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड ओनली इफ एट लीस्ट वन गैसियस सब्सटेंस इज प्रेजेंट। एनी डाउट पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो। कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। कांस्टेंट क्या बोला मैंने, इसमें आर और टी कांस्टेंट है ना, तो एन आर टी का चेंज देखें या एन का चेंज लेकर उसमें इनटू आर टी कर दे, एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल, उसमें आर टी चेंज ही नहीं हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन आर इंटू टी इज कांस्टेंट। किसी ने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो तो आइडियली इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट तो एनआरटी फाइनल माइनस एनआरटी इनिशियल करना चाहिए। बट डेफिनेटली तुमको रिएक्शन जब भी दिया जाएगा इट इज गिवन ऑलवेज एट अ गिवन टेम्परेचर। लाइक रिएक्शन का जो डेल्टा एच या डेल्टा यू रिपोर्ट करते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर कि 25 डिग्री सी पे डेल्टा एच इतना है तो डेल्टा यू बताओ, या डेल्टा यू इतना है तो डेल्टा एच बताओ, तो वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ही दिया जाएगा बिकॉज टेम्परेचर चेंज करने से ये चीजें भी चेंज होती है, उसको हम लोग आगे थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। But whenever a reaction is given and उसका delta H या delta U is reported, it is reported at a given temperature. But theoretically, if you have asked कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, if temperature is variable, then nRT final minus nRT initial should be there. Then delta U में भी U final U initial में भी temperature का function होगा, H भी final और initial temperature का function होगा. But at a given temperature भी चूंकि chemical composition change हो रहा है, H change होगा, so delta H will be क्लियर है? तो अभी जो भी लिखा है वो एट अ गिवन टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि दिस इज एट अ गिवन टेम्परेचर टी। ठीक है, एनी डाउट? नोट कर लिया सब लोगों ने? एनी डाउट? ओके, नाउ अब ये जो मैंने बोला दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इससे कितने तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, दो तीन टाइप तो मैं यहीं पे दिखाऊंगा। दिस इज डेल्टा एस, दिस इज डेल्टा यू, दिस इज डेल्टा एनजीआरटी। तो इन सब में से कोई एक मिसिंग कर तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। या फिर दूसरी चीज है, कई बार इन दोनों का कंपैरिजन पूछा जाएगा, डेल्टा एच ज्यादा या डेल्टा यू ज्यादा, तो देखो दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी। तो डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा एच ज्यादा, डेल्टा एनजी निगेटिव हुआ तो डेल्टा यू ज्यादा, एंड अगर डेल्टा एनजी जीरो हो गया तो फिर डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर लिख के जाएंगे। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू,
अगेन मैं याद दिला रहा हूँ, यू की जगह ई भी लिखा हो सकता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस बाय यू और ई। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, यू इज नथिंग बट ई, तो डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई भी लिखा हो सकता है, ठीक है। सो यहीं पे जैसा मैंने बताया कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू अगर लिखना चाहे किसी फॉर्मूला से, तो दैट इज डेल्टा एन जी आर टी ना। अब उसमें से आर और टी हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बट डेल्टा एन जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसी में अगर हम लोग बोले इफ डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, सो हम लोग बोलेंगे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, सो डेल्टा एच विल बिकम ग्रेटर देन डेल्टा यू। ये विद साइन, एनर्जी रिलीज या कंज्यूम्ड के फॉर्म में नहीं है, विद साइन व्हाटएवर इज देयर न्यूमेरिकली विद साइन डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू, ठीक है। दूसरा, इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव, अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू will become negative. That means delta H will be less than delta U. तो ये है दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन है कि if डेल्टा Ng is जीरो, देखेंगे कौन से केस में होता है, कहां पे होगा, कैसे पता करेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। बट इफ डेल्टा Ng is equal to जीरो, तो हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा H will become equal to, या फिर डेल्टा H माइनस डेल्टा U will become जीरो, and hence delta H will be equal to delta U। क्लियर है सब लोगों को? कहीं डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो। ये तीन कंडीशंस देखे, तीन कंडीशन में डेल्टा एच डेल्टा यू का कंपैरिजन देख लिया है। एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज नोट करो इसको। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पे। फॉर्मूला यही है, ये रिलेशन है, कंपैरिजन है, तो अब इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देयर आर 5 रिएक्शंस गिवन, इन पांचों रिएक्शंस में तुमको बताने हैं कि किसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू है, किसमें डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, किसमें दोनों बराबर है। दैट इज द क्वेश्चन। सो व्हेन आई राइट डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो यहां हम लोग बोलते हैं दिस डेल्टा एन जी आर टी का मतलब है चेंज इन गैसियस मोल या फिर मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस। पहले तो सब लोग नोट कर जाओ, फिर एक एक करके देखेंगे सारे क्वेश्चंस। इफ आई आस्क यू इन सारे रिएक्शंस में डेल्टा एनर्जी बताओ, तो जैसे मिल जाएगा हमारा काम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन का कोई बताओ जरा मेरे को, डेल्टा एनजी कितना होगा। हाउ टू गेट दैट? इस दिए हुए बैलेंस रिएक्शन में राइट साइड में गैसियस मोल्स कितने दिख रहे हैं? इज देयर एनी गैस? किसी ने जीरो बोला, किसी ने दो बोला। देयर इज नो गैस ऑन द राइट साइड, है ना, ये जो लिक्विड है, ये दो मोल्स जो है वो लिक्विड के हैं, देयर इज नो गैसियस मोल्स, मतलब फाइनल गैसियस मोल्स जीरो। लेफ्ट साइड में गैसियस मोल्स कितने दिख रहे हैं बताओ? 3, and that's why if you have to calculate delta Ng, delta Ng will be equal to फाइनल गैसेस मोल्स जीरो है क्योंकि ये लिक्विड है, और इनिशियल गैसेस मोल्स 2 प्लस 1 दैट इज 3 है, तो ये टोटल हो गया -3। तो सिर्फ साइन नहीं पता कर रहे, यहाँ पर वैल्यू भी पता कर ले रहे हैं कि कितना आ रहा है एग्जैक्टली exactly। और डेल्टा एन जी अगर निगेटिव है, तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि डेल्टा एन जी अगर निगेटिव है, इफ इट इज लेस देन जीरो, तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा। इज इट ओके? चलो बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर जाओ। राजदीप ने बोला सेकंड में बोथ आर इक्वल, ओके। आशिक ने भी बोला इक्वल है, ओके। देखो ना, राइट साइड में गैसेस मोल्स 2 दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में 1 प्लस 1 2 दिख रहे हैं, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू विल बी, राइट साइड में भी 2, लेफ्ट साइड में भी 2, तो दिस इज 0। और अगर ये इक्वल टू 0 है तो बोथ आर इक्वल। वेरी गुड। चलो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में राइट साइड में गैसेस मोल्स है ही नहीं,
और लेफ्ट साइड में यहाँ ये 4 देखो सॉलिड के मोल्स है, 3 ओनली गैसेस मोल्स है। सो यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा एनजी में प्रोडक्ट साइड में 0 गैसेस मोल्स, रिएक्टेंट साइड में 3 गैसेस मोल्स, अगेन इट इज -3 व्हिच इज लेस देन 0, सो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। वैसे ही फोर्थ में देखो राइट साइड में 2 गैसेस मोल्स है, लेफ्ट साइड में एक भी नहीं है, सॉलिड है, दैट्स व्हाई डेल्टा एनजी is 2 minus 0, that is 2, which is positive, that's why delta H will be greater than delta U. लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले का आंसर बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी गुड, इक्वल, क्योंकि राइट साइड में गैसेस मोल सिर्फ 6 है, ये लिक्विड के मोल्स है, तो गैसेस मोल 6, यहाँ भी गैसेस मोल 6 है, ये सॉलिड है, so 6 minus 6 is 0. So delta Ng will be 6 minus 6 and that is 0. So that's why delta H will be U. अब डेल्टा U की जगह डेल्टा E लिख दे तो डरना नहीं, दोनों सेम है। डन एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? एनी डाउट? ओके, आई एम वेटिंग, नो प्रॉब्लम। कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही बड़े होंगे ऐसा नहीं है, तुमको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर मेडिकल की बात करो, इंजीनियरिंग में भी 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसी रेंज में तुम्हारा टाइम होता है, तो दैट्स व्हाई कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, दोनों का मिक्सचर मिलता है। मैं रिपीट कर देता हूँ इस पूरी कहानी को कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इफ द रिएक्शन इज हैविंग एटलीस्ट वन गैसियस सब्सटेंस देन वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में देखा कि अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, डेल्टा एनजी इज नेगेटिव तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, डेल्टा एनजी इज 0 तो डेल्टा एच विल बिकम इक्वल टू डेल्टा यू, है ना? यही 3 कंडीशन की बात की थी। अब ये डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं? तो रिएक्शन पहली बात बैलेंस्ड वे में देना चाहिए, अगर नहीं दिया रहेगा तो बैलेंस करेंगे उसको, और बैलेंस करने के बाद राइट साइड के गैसियस मोल्स माइनस लेफ्ट साइड के गैसियस मोल्स, मैं बार बार गैसियस मोल्स बोल रहा हूँ, मतलब लिक्विड मिला तो इग्नोर करो, सॉलिड मिला तो इग्नोर करो, तो राइट साइड के गैसियस मोल्स माइनस लेफ्ट साइड के गैसियस मोल्स को जब हम लोग माइनस कर देंगे, गैसियस मोल्स बोल रहा हूँ तो उनके कोफिशिएंट, तो राइट साइड में जैसे यहाँ देखो 0 गैसेस मोल्स है, बट यहाँ लेफ्ट साइड में 2 + 1 3 गैसेस मोल्स है, तो 0 - 3 डेल्टा एनजी इज -3। अगर ये नेगेटिव आया तो डेल्टा एच लेस देन, वैसे जहां पर डेल्टा एनजी 0 आया है वहां डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू, जहां डेल्टा एनजी पॉजिटिव आया, देखो 2 - 0 पॉजिटिव आया है तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। तो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चंस विद ऑप्शन, क्वेश्चन नोट कर लो और फिर ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन आई विल गिव यू द आंसर। देखो भाई, नोट्स मेरे से बेटर तो तुम्हारे पास सारे वीडियोज हैं, तो उसमें जहां जहां भेजे जाते हैं यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दैट विल बिकम द नोट्स। और अदरवाइज कोई दूसरा बच्चा जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो, काफी सारे लोग हैं तुम्हारे बीच में ही जिनकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी, उनमें से किसी एक से मांग लो, है ना? Someone is saying C, someone is saying wait, I'm waiting. B, Ikra is saying B, okay, again B, काफी लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी भी आया है। एनी अदर आंसर? बी, यश ने भी बोला, आशीष ने भी बोला, ओके, अथर्वा का भी बी, ओके ओके, लेट्स सी। फॉर्मूला यही है, सी को यूज करना है। सबसे पहली चीज, फॉर्मूला अपन को मालूम है, दैट फॉर्मूला इज डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन। और अब इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालना अभी हम लोगों ने सीखा है जस्ट, डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं। तो राइट साइड के गैसेस मोल्स माइनस लेफ्ट साइड के गैसेस मोल्स, उससे निकाल देते हैं। तो हिमांशु ने बोला है कि सी और डी तो हो ही नहीं सकता, वेरी गुड। एंड यहाँ पर काफी लोगों ने बताया कि डेल्टा एनजी का 1 है, क्योंकि गैसेस मोल्स देखो यहाँ CO2 इज द ओनली गैस है जिसका कोएफिशिएंट 1 है और वो राइट साइड में है, तो डेल्टा एनजी यहाँ पे, तो डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस, और ये जो है वो +1 है, दैट मींस इसको मैं और डिटेल में लिखता हूं, दिस इज 1 - 0 इनटू RT या इनटू R इनटू T। ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने कई बार बोला होगा पहले भी कि थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में यू नीड टू टेक केयर ऑफ द वैल्यू अलोंग विद साइन एंड यूनिट, है ना?
यहाँ पे देखो डेल्टा एच जो दिया हुआ है किलो जूल में दिया हुआ, डेल्टा यू भी जो पूछ रहा है वो सारे ऑप्शन देखो किलो जूल में। एंड अगेन वहां पर अगर मुझे किलो जूल चाहिए, अगर जूल चाहिए होता था तो आर का वैल्यू 8.314 लेते, तो वहां पर अब दिक्कत ये आती है कि इसको भी या तो जूल में कन्वर्ट करो, फिर ये डेल्टा यू जूल में आएगा, या फिर एक दूसरा तरीका होता है आर का वैल्यू जो जूल पर केल्विन पर मोल होता था उसको हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आर के जो कुछ वैल्यूज है, एक जो ये लिया था हम लोगों ने एसआई यूनिट में, इसी को हम लोग किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इट विल बिकम 8.314 बाय 1000 किलो जूल पर केल्विन पर। ठीक है, दैट्स वन थिंग। इसी का वैल्यू एटीएम लीटर में जब लेते हैं तो हम लोग फिर 0.0821 लेते हैं ना। तो यहाँ पे चूंकि हम लोगों को किलो जूल में चाहिए, तो डेल्टा एच 176 दिया हुआ है किलो जूल में, तो डेल्टा यू भी हम किलो जूल में निकालेंगे, लेकिन उसके लिए 1 इंटू 8.314 बाय 1000 लेंगे, एंड यहाँ पे 1240 इतना अगर कैलकुलेट करोगे तो अब ये भी किलो जूल में होगा। तो डेफिनेटली डेल्टा यू जो आएगा दैट विल बी इन किलो जूल, एंड दैट विल बी 176 माइनस, ये जब तुम सॉल्व करोगे तो दिस विल बी कमिंग 10.309 ऐसा कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10.31 लिख देता हूं मैं, और ये आ जाएगा किलो जूल। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 165.69 जैसा आ जाएगा। द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, है ना, बी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एनी डाउट? चलो नोट कर लो, जिनका नहीं आया था, किन्हीं को डाउट रह गया तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे सेम फॉर्मूला पे, एंड देन आई टेल यू अबाउट द क्वेश्चन जो आईआईटी ने पूछा था जिसमें गैस था ही नहीं। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं अभी सॉल्यूशन नहीं हटा, जस्ट राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, ऑप्शंस लिख देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन, नोट कर जाओ और फिर ट्राई टू सॉल्व। अभी ध्यान से देखो, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो छुपे हुए हैं। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, वैसा ही हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमेशा याद रखना, जब भी ये वर्ड्स यूज करेगा, मैं तुमको इनडायरेक्टली बता चुका हूं पहले ही कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो Q वाज इक्वल टू डेल्टा H, है ना। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोगों ने देखा है कि Q वाज नथिंग बट डेल्टा H, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग वर्क को जीरो बताते हैं, hence Q plus 0 equals delta U, that means Q is nothing but delta U। तो जब भी ऐसा कुछ पूछ दे कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो डेल्टा एच की बात कर रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो डेल्टा यू की बात कर रहा है। सो whenever they are using the word like heat of reaction at constant pressure, so they are asking delta H, and heat of reaction at constant volume they are talking about delta U और delta E। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस का मतलब है डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकालना है ना। इन दोनों का डिफरेंस निकालने का मतलब है दे आर आस्किंग डेल्टा H माइनस डेल्टा U, और डेल्टा H माइनस डेल्टा U का फॉर्मूला क्या देखा है हम लोगों ने, दैट इज डेल्टा NGRT। अभी मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा, तुम लोग ट्राई करो। सिद्धांत ने बोला ऑप्शन बी, ओके आई एम वेटिंग। अदिति ने बोला डी, ओके मल्टीपल ऑप्शंस आर कमिंग अगेन। सना ने भी बोला डी, ओके डी और बी, बहुत सारे लोगों के डी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के आई थिंक डी, दिशा डी, राजदीप बी। बड़ा झगड़ा हो गया, तो बी और डी की बड़ी लड़ाई चल रही है। ओके चलो, काफी लोगों ने आंसर कर लिया है। सो यहाँ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की बात अगर हम लोग करें,
इकरा ने बी, नशरा ने बी. Okay, so that is nothing but delta NGR. Someone tell me कि what is the value of delta NG. आधी लड़ाई तो वहीं पे खत्म हो जाएगी. -3, यस, क्योंकि इधर गैसेस सिर्फ CO2 है और उसका कोफिशिएंट 12 और इधर गैसेस सिर्फ O2 है. ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो 12 - 15 इज -3. इधर से 12 - 15 ये तो ले लिया डेल्टा एन. आर का वैल्यू कितना लूं बताओ? व्हाट शुड आई टेक एज आर? व्हाट वैल्यू वी शुड टेक? 8.314 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि यहाँ जितने भी ऑप्शन दिए हुए सब किलो जूल में दिए हुए. सो इनटू 8.314 डिवाइडेड बाय 1000. ये लेने से हमारा आंसर केल्विन में आएगा. और टेम्परेचर कितना? 25 लिख दूं? यहाँ क्या लिखूं? 25 नहीं, 298. वेरी गुड. सो केल्विन में हमेशा टेम्परेचर लेते हैं, तो ये केल्विन में लिखने के लिए 298 लिखना होगा. 25 विल गिव यू रॉन्ग आंसर. और अब यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी किलो जूल. ये देखो ये -3 है, तो सबसे पहली बार टोटल वैल्यू जो आएगा निगेटिव आएगा, तो ए और सी तो हो ही नहीं सकता. विच वॉज आइडेंटिफाइड बाय ऑल ऑफ यू, है ना. जिन लोगों ने भी आंसर रिपोर्ट किया उन्होंने किसी ने ए या सी नहीं बोला, क्योंकि वैल्यू निगेटिव आने वाला है. दूसरी चीज है ये अप्रोक्सीमेटली देखो 300 है, ये 8.3 है, तो दोनों मिलकर 2500 जैसा होता है. डिवाइडेड बाय 1000 इज 2.5 and 2.5 into -3 is approximately -7.5 जैसा आ रहा है ना. तो -7.5 के क्लोज ऑप्शन जो दिख रहा है वो यही है. ये देखो मैंने कोई बड़ा कैलकुलेशन किया ही नहीं, बैठ के एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने अप्रोक्सीमेशन के थ्रू पता कर लिया. इसका वैल्यू -7.5 के अराउंड आना चाहिए. And then I see the option and only B is the option which is very close to -7.5. एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, but you'll be getting. ठीक है, so that is the right answer. So we will take option B. काफी लोगों का आंसर राइट आया था, कुछ लोगों का डी भी आ गया था. चलो फिर से अप्रोक्सीमेशन सिखाता हूँ. ये देखो वेरी क्लोज टू 300 है ना, 298, वेरी क्लोज टू 300 एंड 8.314 है. अगर वही 8.33 होता ना तो ये दोनों मिलके 2500 हो जाते हैं ना. इट इज अप्रोक्सीमेटली 25/3 से थोड़ा कम है. इनटू 300 कर देंगे तो 2500 आ जाएगा. 2500 बाय 1000 इज 2.5 and 2.5 into 3 is 7.5 और उसके सामने माइनस तक है ना. तो -7.5 के आसपास नहीं आना चाहिए आंसर. दैट आई एम गेसिंग एंड आई सी ओनली बी ऑप्शन इज वेरी क्लोज टू माय अप्रोक्सीमेटेड आंसर. दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर. चलो तो ये कहानी थी तुम्हारी डेल्टा एच डेल्टा यू के रिलेशन की. एक और क्वेश्चन दूंगा लेकिन वो आईआईटी का दिया हुआ 2004 का एक ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा, जिसमें मैंने बताया हर बार ये आंख मूंद के ये लगाना थोड़ा गड़बड़ कर देगा. सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन जो आईआईटी ने दिया था, जिसमें बोला लो मैं गैस देता ही नहीं हूं और ना ही मैं रिएक्शन की बात करता हूं. तो जब भी इस तरह की चीज आ जाए जो एकदम रट्टा मारने वाला फॉर्मूला होता है ना, कि रट्टा मारे इतने क्वेश्चन सॉल्व किए ना कि अब यही याद आता है डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, जहां मिला वही लगा. अगर आंख मूंद के रट्टे पे गए वो क्वेश्चन सीधा रॉन्ग हो जाएगा. आई विल गिव यू द क्वेश्चन जो आईआईटी ने पूछा था. कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, कभी भी इस तरह का डबल माइंड आए कि ये लगेगा नहीं लगेगा, गो बैक टू द बेसिक्स. बेसिक क्या था? H was U plus PV, डेल्टा H was डेल्टा U plus डेल्टा P. दैट इज द बेसिक. वहां से चलोगे तो यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर. ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये दो तरह की चीजों का मिक्सचर है. एक तो फर्स्ट लॉ लगाने वाली भी चीज है और दूसरा डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा U प्लस डेल्टा PV. ये दोनों कहानियों का मिक्सचर बना के दिया गया था 2004 में. उस समय जब आईआईटी क्वेश्चन पूछता था तो आईआईटी के दो फेजेज होते थे. There was screening and then there was mains. Screening was objective, mains was subjective question. So this was the question which came in mains. उस समय का mains मतलब अभी वाला mains नहीं. वो मेंस का मतलब होता है सब्जेक्टिव पेपर फॉर आईआईटी जेई, जिसके थ्रू आईआईटी में एडमिशन होता था. तो दैट वाज 2004 है ना. बाद में फॉर्मेट वगैरह चेंज हो गया था. सो दिस वाज जो मैं क्वेश्चन अभी देने वाला हूं दैट वाज फ्रॉम 2004. माय आईआईटी जेई वाज 2006. चलो तो ये जो क्वेश्चन है ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. पहले तो क्वेश्चन नोट कर जाओ. इसमें यूनिट भी लिख देता हूं मैं, जूल में बताना है. जू स्ट्रिक्टली मींस सडनली, मतलब एक मूवमेंट पे 1 बार था. इन द नेक्स्ट वेरी मूवमेंट, इन द वेरी नेक्स्ट मूवमेंट द प्रेशर वाज 100 बार. चलो इसको एक एक करके समझते हैं.
पहली बात को कुछ की वर्ड्स है, मैं बार बार बोलता हूँ कि की वर्ड्स पहचान में आने चाहिए। एक कीवर्ड है, इसका मतलब क्या? नहीं जी, ऑप्शन नहीं है, हर बार ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इट वाज अ सब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन था जिसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया था। हाँ, वेरी गुड। तो इंसुलेटेड कंटेनर का मैंने पहली बात बोला है कि आइडियाबैटिक है, कोई भी प्रोसेस है और उसमें क्यू, नॉट आइसोथर्मल आ रहा है, वो आइडियाबैटिक ना। इंसुलेटेड का मतलब है हीट के फॉर्म में कोई एक्सचेंज नहीं होने वाला है, सो क्यू इज जीरो। दूसरा एक स्टीपली राइज बोला है, स्टीपली इंक्रीज बोला है, इसका मतलब है एक मूवमेंट में in the very next in a movement the pressure was 1 bar, in the very next movement the pressure was changed suddenly to 100 bar. ठीक है, so that's another. और तीसरी चीज यहाँ पर, now the volume was decreased by 1 ml at this pressure, मतलब जब वॉल्यूम 100 ml से 1 ml कम हुआ, मतलब 99 ml हुआ, उस समय प्रेशर वाज कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट? इज इट ओके? लैंग्वेज क्लियर है ना सब लोग? चलो, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहली बात, एक कन्वर्जन यूज होगा, दैट इज 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। ये मैंने पहले भी बताया हो। 1 ATM लीटर वॉज 101.314 जूल, बट 1 बार लीटर इज 100। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे यूज होने। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग स्टेट पहचानते हैं कि ये जो सिस्टम है वो कैसे गया है। मैं यहाँ पर 3 स्टेट्स के नाम लिख देता हूँ। स्टेट ए में था, फिर वहां से वो स्टेट बी में गया, और फिर वहां से वो स्टेट सी में। स्टेट ए बी सी क्या क्या है? स्टेट ए इज द इनिशियल वन जहां पे प्रेशर वाज 1 बार एंड वॉल्यूम वाज 100 ml। स्टेट बी क्या है? तो उस समय सडनली प्रेशर को 100 बार किया गया था, लेकिन उस समय तक वॉल्यूम वाज स्टिल 100 ml। बट स्टेट सी में ये जो 100 बार प्रेशर है उस पे वॉल्यूम बिकम्स 99 है। इज इट ओके? ये देख लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो। चल, नाउ अब यहां से यहां तक की कहानी में देखो, सबसे पहली बात, फर्स्ट लॉ सोचो तो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल्स डेल्टा यू। क्यू जीरो है, ये ऑलरेडी पता चल गया। क्यू ए टू बी हो या बी टू सी हो, कोई भी प्रोसेस है उसमें क्यू इज जीरो। डेल्टा यू -990, नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है। सो क्यू तो जीरो है, अगर मैं डब्ल्यू पता कर लूं तो डेल्टा यू निकल आएगा ना। वेरी गुड। सो नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी कहानी में क्यू जीरो है, डब्ल्यू पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए से बी में देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम एंड दैट्स व्हाई डब्ल्यू विल बी जीरो। सो डब्ल्यू ए टू बी विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन जब हम लोग डब्ल्यू बी टू सी देखते हैं तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम का चेंज है, और जब भी प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस समय हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं वर्क का, एंड देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे दिस वन इज 100 बार इनटू, अब वॉल्यूम जो लिखेंगे, अभी मैं लीटर में लिख रहा हूँ, बाद में वो कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिस विल बी 100, फाइनल वॉल्यूम इज 99 ml, that means 99 upon 1000 minus 100 upon 1000, that is in liter, है ना? Is it okay? So ऐसा करने से अब जो वैल्यू मिला यहाँ पर देखो, ये -1/1000 आया, और बाहर भी एक माइनस है, तो पहली बात यहाँ प्लस हो गया। तो प्लस ये 1/1000 इंटू 100 इज 1/10 बार लीटर, और बार लीटर का कन्वर्जन जूल में जो है इंटू 100 करने से आता है। इंटू 100 कर दिया तो +10 जूल आता है। इज इट ओके? चलो, अब W आ गया, तो W टोटल जो है A टू B टू C will be equal to 0 plus 10 जूल है, that is 10 जूल। एंड Q जो है वो A टू B टू C जो है वो जीरो है, क्योंकि आइडियाबैटिक है प्रोसेस, क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है। तो डेल्टा यू जो ओवरऑल है दैट विल बी Q प्लस W, एंड दैट इज 0 प्लस 10, दैट इज 10 जूल। इज इट ओके? बार लीटर में पूछता तो 10/100 बोल देते, दैट विल बी 0.1 बार लीटर, है ना? क्लियर है सब लोगों को? एनी डाउट?
ये हो गया डेल्टा यू की कहानी। डेल्टा एच निकालने के लिए देखो सिस्टम सिर्फ लिक्विड है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक्स पे जाएंगे और फिर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच अगर करना है तो हम लोग सिंपली लिखेंगे डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। एनआरटी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ गैस नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये लगाएंगे। और ये लगाते वक्त डेल्टा यू ऑलरेडी मालूम है पूरे प्रोसेस का, डेल्टा पीवी निकल आए तो काम हो जाएगा। सो दैट विल बी डेल्टा यू प्लस पीवी का चेंज क्या होगा तो एकदम फाइनल माइनस इनिशियल, बिकॉज एच इज ए स्टेट फंक्शन, डजंट मैटर कौन से पास से गया, फाइनल माइनस इनिशियल सीधा करो, है ना। सो दैट विल बी P at C into V at C minus P at A into V at A, है ना। ओवरऑल प्रोसेस पे लगा रहे ना। अब इसमें से डेल्टा यू 10 है, दैट इज इक्वल टू 10 जूल प्लस, अब ये देखो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो करेंगे सी पे, ये 100 है इनटू वॉल्यूम इज 99 ml, का मतलब 99/1000, ये लीटर हो गया, तो ये बार लीटर आया, इनटू 100 करने से जूल आएगा, माइनस प्रेशर एट ए 1 है, वहां का वॉल्यूम 100 ml है, मतलब 100/1000, एंड इनटू 100 कर देने से यू विल गेट जूल में, है ना। पूरा क्लियर लिख देता हूं, ठीक है। नो इट इज इन जूल, तो ये भी जूल में आ गई पूरी कहानी, पूरी चीज जो है ये जूल में। तो ब्रैकेट में जो चीजें हैं उसको ध्यान से देखो, वो 990 माइनस 10 आ रहा है, दैट इज 980 ब्रैकेट में आ रहा है, दिस इज 10 प्लस 980 जूल। अब यहीं पे ध्यान से देखो जो मैंने बताया था, अगर तुमने डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी वाला रट्टा मार लिया तो बोलता डेल्टा एनजी चूंकि गैस नहीं तो डेल्टा एनजी भी जीरो है, उसको जीरो कर दिया और तुमने डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू बता दिया होता तो देखो कितने का फर्क पड़ता। डेल्टा यू सिर्फ 10 है, डेल्टा पीवी यहाँ पे 980 आ, सो कितने का फर्क आ गया इफ यू आर डीलिंग विद दीज टाइप ऑफ सिस्टम। बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, देखो प्रेशर को 1 से 100 बार लेके गया, ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू आर जस्ट गेटिंग 1 ml का चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ये दो तीन चीजें हैं, एक ये कि डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी की लिमिटेशन है, that we are going to apply only if you are having one or more gaseous substances involved in the reaction or the process. If that is not there, then go by the basic formula. That is one part. दूसरी चीज उन्होंने ये भी दिखाना चाहते कि देखो लिक्विड कितने इनकम्प्रेसिबल होते हैं कि तुमको 1 बार का 100 बार किया तो जाके सिर्फ 1 ml का चेंज आया आउट ऑफ 100 ml, ठीक है। तो लिक्विड आर दैट मच इनकम्प्रेसिबल। याद करो गैस स्टेट वाले पुराने लेक्चर में जाओगे जहां पर मैंने लिक्विफैक्शन पढ़ाया था, वहां भी इसी तरह की बात की थी, व्हेन यू आर हैविंग कंप्लीटली लिक्विड सैंपल, फर्दर चेंज इन वॉल्यूम रिक्वायर्ड अ वेरी हाई प्रेशर। और उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि आईआईटी ने एक बार ऐसा क्वेश्चन दिया था, दिस वाज द क्वेश्चन जिसकी बात मैं कर रहा था। सो बहुत ही हाई प्रेशर लाने के बाद भी यू विल बी गेटिंग अ वेरी लेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और सॉलिड। दैट वाज द अनदर थिंग व्हिच वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन गिवन बाय आईआईटी, ठीक है। तो यहाँ इसका फाइनल आंसर आ गया 990 जूल। बार लीटर में पूछता तो 9.9 लिख देते बार लीटर। So this is the solution of this question. Any point which is not clear, just ask me. Otherwise, we will move on. थ्री स्टेट का मतलब क्या है, मैंने प्रोसेस को पूरा डिवाइड किया, क्या क्या हुआ है। सबसे पहले 100 ml 1 बार पे था, फिर बोला अचानक से उस 1 बार को 100 बार कर दिया गया, तो मैंने बोला ए की जगह बी स्टेट हो गया, मतलब देयर इज सम चेंज इन प्रॉपर्टी। व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन इवन वन प्रॉपर्टी देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, ये हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था ना। तो इनिशियल स्टेट वाज दिस वन, फाइनल स्टेट इज दिस वन, बट बीच में एक स्टेट आया जब प्रेशर अचानक 1 का 100 हो गया, बट देयर वाज नो चेंज इन वॉल्यूम अप टू दैट पॉइंट। बट जिस मोमेंट पे 100 हुआ उस मोमेंट पे अब उस कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम 100 टू 99, है ना। चलो जी, मैं अब एक नेक्स्ट सेक्शन जो डिस्कस करने वाला हूँ, डेल्टा एच की कहानी इतनी काफी है, बाकी बची हुई कहानी पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में जब हम लोग एंटर करेंगे, विच विल बी द नेक्स्ट लेक्चर, वहां पे हम लोग कई बार बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द डेल्टा एच। हाँ, तो दिस वाज द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, डेल्टा एच डेल्टा यू किस तरह का। दिस वाज वन केस जो आईआईटी ने कभी एक बार पूछ दिया था, लेकिन आईआईटी की पूछी हुई चीज
जो एडवांस की चीज है वो मेंस में आती है, बाद में कभी कभी मेडिकल में आ जाती है, क्योंकि वो इतना कॉमन हो जाता है कि एवरीवन इज नोइंग। बट मेरा पर्पस पूरा क्वेश्चन सिखाना एक होता है, लेकिन दूसरा पर्पस होता है कि इसके छोटे छोटे भाग होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वहां से अपनी लर्निंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। दैट द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम आईआईटी। ठीक है। सो एक एक क्वेश्चन से बहुत सारी छोटी छोटी लर्निंग आती है, बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आती है इनके दिए हुए क्वेश्चन से। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। चलो, अगला जो टॉपिक है हमारा, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसेसेस देखे थे, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, ये सब चीजें देखी थी। इनमें से 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस अगर रिवर्सिबल मैनर में कैरी करते हैं, तो उन तीनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं, इसकी बात अभी करने वाले, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से भी देखेंगे तुमको। तो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइडियाबैटिक रिवर्सिबल, एंड लास्ट वन इज आइसोबैरिक रिवर्सिबल। ठीक है। इन तीनों प्रोसेसेस का कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, इन टर्म्स ऑफ पी वर्सेस वी ग्राफ का स्लोप, इन टर्म्स ऑफ work done on the gas or work done by the gas. So we are talking about ideal gas. ठीक है। So the next section is, तो मैंने टॉपिक के नाम में ही रिवर्सिबल लिख दिया है, तो नीचे मैं अगर आइसोथर्मल लिख रहा हूँ, इसका मतलब है आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आइडियाबैटिक लिख रहा हूँ, इसका मतलब है आइडियाबैटिक रिवर्सिबल। आइसोबैरिक लिख रहा हूँ तो आइसोबैरिक रिवर्सिबल। ठीक है। सो क्या करने वाले, एक एक करके कंपेरिजन करेंगे तीनों टाइप के प्रोसेसेस। इन तीनों प्रोसेसेस को बताने का एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन क्या होता है कि अगर हम लोग आइसोथर्मल की बात करें तो टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा, दूसरी बात, मैंने ऑलरेडी यहाँ टॉपिक में जैसा बोला कि आइडियल गैस लिख दिया है, तो इसलिए हम लोग पीवी इक्वल्स एनआरटी यूज कर सकते हैं। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका मतलब है जब हम लोग बोलते हैं टी इज कांस्टेंट, सो वी कैन से पी इंटू वी इज कांस्टेंट, है ना। इज इट ओके? क्योंकि एन आर टी सब कांस्टेंट हो गया, मोल्स कांस्टेंट लेके ही चल रहा है, सो एन आर टी कांस्टेंट हो गया, तो पी इंटू वी कांस्टेंट हो गया। दूसरा, आइडियाबैटिक में याद करो, हम लोगों ने रिलेशन निकाला था लास्ट टाइम आइडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए, पी वी का, टी वी का एंड पी टी का, ये 3 रिलेशन निकाले थे। उसमें से पी और वी का जो रिलेशन था वो था पी इंटू वी रेज टू गामा वॉज कॉन्स्टेंट, है ना। P1 V1 रेज टू गामा इक्वल्स P2 V2 रेज टू गामा, ऐसा लिखा था, है ना, आइडियाबैटिक रिवर्सिबल। क्लियर है? सो दैट इज द सेकंड रिलेशन, मतलब ये रिलेशन है आइडियाबैटिक। और तीसरा, अगर आइसोबैरिक बोले तो P और V में से P इटसेल्फ इज द कांस्टेंट, तो यहां सिंपली लिखेंगे P इक्वल्स कांस्टेंट। तो अब ये 3 रिलेशन मिले 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस के लिए, इफ वी आर कैरिंग इट इन रिवर्सिबल मैनर। अब दूसरा काम क्या करते हैं, यही जो इक्वेशंस आए हुए हैं ना, इनको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है। तो p इंटू वी का डिफरेंशिएशन विल बी p इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू p का डिफरेंशिएशन, है ना। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, क्या हो जाएगा, p इन इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dv बाय dv प्लस v इन dp बाय equals d by dv of constant which will become 0, है ना। वेरी गुड। सो नाउ इसी को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, v into dp by dv will be equal to minus p, और ये तो 1 ही है। सो यहां से dp by dv जो आएगा वो आ जाएगा माइनस p अपॉन v। तो सबसे पहली बात, स्लोप नेगेटिव है, एंड किसी भी पॉइंट पे स्लोप इसी को बोलते हैं ना, dp by dv will be the slope of p versus v कर्व, है ना, एट अ गिवन पॉइंट। उस गिवन पॉइंट पे अगर स्लोप जाना है तो दैट इज नथिंग बट माइनस पी बाई वी एट दैट पॉइंट। सो इसी को हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पी वर्सेस वी कर्व विल बी इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। ठीक है। यही काम अगर हम लोग इसमें करें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे p इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस दिस मच इंटू p का डिफरेंशिएशन, है ना।
सो P इंटू, ये क्या दे देगा तुमको, P इंटू डी बाई डी वी ऑफ V रेज टू गामा प्लस V रेज टू गामा इन dP by dt and that will become zero. Now यहां से क्या आ गया देखो, this will become P into gamma into V raised to gamma minus 1 plus V raised to gamma into dP by dt and that is zero. फिर से क्या करेंगे, इसको एक तरफ रखेंगे, V raised to gamma into dP by dt will be equal to minus P into gamma into V raised to gamma minus 1 और फिर से dP by dV जब निकालेंगे तो माइनस P इंटू गामा इंटू V रेज टू गामा माइनस 1 बाय V रेज टू गामा, ये देखो 1 बाय V हो जाएगा, दैट्स व्हाई यहां से आया dP by dV इज इक्वल टू माइनस, या फिर मैं गामा को यहां रखता हूं इनटू माइनस P अपॉन V, सो दैट इज द स्लोप फॉर आइडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस. तो स्लोप ऑफ P वर्सेस V जो आया यहाँ पे at a given point will be equal to gamma into minus P by V. This is also negative, but इसमें सिर्फ minus P by V नहीं है, into gamma V. तीसरा जो आया यहाँ पे आइसोबैरिक है, यहाँ तो सिंपली P कांस्टेंट है तो dP by dV क्या हो गया, जीरो हो गया ना. तो दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ P वर्सेस V कर्व will become zero. Is it okay? कहीं भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज इसको नोट कर जाओ और फिर इन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए हम लोग काफी कंक्लूजन. यहां से यहां देखो ना, V रेज टू गामा माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, V रेज टू गामा बाय V, है ना, क्या है, हाँ V रेज टू गामा माइनस 1 बाय V, तो इसको लिख सकते हैं V रेज टू गामा बाय V को हम लोग लिख सकते हैं V रेज टू गामा माइनस 1. इज इट ओके? So V raised to gamma cancel out. Yeah, it has become 1 by V. Okay? ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया. एनी अदर डाउट? अब इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, फिजिक्स में शायद डिफरेंशिएशन के टाइम पे बताया होगा, तो इसका लॉग ले लो और फिर डिफरेंशिएट करो, इट विल बिकम इजियर. ठीक है, log ले लो और फिर ln p प्लस गामा इनटू ln v इक्वल्स ln कांस्टेंट और फिर डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट द इजियर वर्जन. बट ये भी चलेगा, लॉग वाला भी चलेगा. आई एम मोर कंफर्टेबल इन लॉग, क्योंकि वो इजी कर देता है. अगर चाहो तो उससे भी करके देख सकते हो. ठीक है, अदरवाइज जस्ट आई हैव एक्सप्रेस्ड वन वर्जन कि ऐसे भी किया जा सकता है, सिंपल वे. हो गया सब लोगों का? चलो नाउ यहाँ एक कंपैरिजन इसका और इसका तो स्लोप ही जीरो है, इसमें तो बात ही क्या करनी है, स्लोप जीरो है मतलब हॉरिजॉन्टल आएगा, प्रेशर कांस्टेंट आएगा इफ यू आर ड्राइंग द P वर्सेस V कर्व, तो इसकी बात तो अलग सी है. लेकिन इन दोनों को देखो कि एक गिवन पॉइंट पे अगर मान लो किसी सिस्टम के पास दो ऑप्शन है कि उसको आइडियाबैटिक प्रोसेस में जाना है या आइसोथर्मल प्रोसेस में जाना है, तो उन दोनों में क्या फर्क आएगा. both of them will have a negative slope, but that slope will have greater magnitude in this case adiabatic, क्योंकि गामा का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है ना. तो माइनस पी बाय वी का जितना मैग्नीट्यूड आएगा, मान लो माइनस पी बाय वी 4 है या मान लो 2 है, माइनस पी बाय वी अगर माइनस 2 है तो ये मान लो अगर 1.4 हो गया तो ये पूरी चीज माइनस 2.8 हो गया. ये अगर माइनस 2 आया तो ये माइनस 2.8 आ. तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर माइनस साइन भूल जाए तो यहाँ जब 2 दिख रहा है तो यहाँ 2.8 दिख रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इसका ज्यादा होगा. एंड दोनों में एक रिलेशन दिख रहा है कि इसका जो भी स्लोप होगा उसमें इनटू गामा करेंगे तो विल गेट दिस वन, है ना. इज इट ओके? चलो तो इन दोनों रिजल्ट्स को अभी हम लोग लिख लेते हैं जो भी अभी सीखा है. ये जो दो रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं, इसके क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं वो देख लेते हैं. तो पहली बात है, एट अ गिवन स्टेट आइसोथर्मल गया तो जो स्लोप आएगा उसका गामा टाइम्स होना चाहिए दिस वन. ठीक है, सो दैट्स वन थिंग. दूसरी चीज क्या है, जो कि गामा का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है एज गामा इज ग्रेटर देन 1. हम लोगों ने टेबल में देखा हुआ है, जो सीपी-सीवी का टेबल देखा था, सीपी वाज ग्रेटर देन सीवी, सो सीपी बाय सीवी इज ग्रेटर देन 1. सो एज गामा इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग बोलेंगे मॉड ऑफ स्लोप ऑफ
P versus V of idea will be greater than mod of slope of P versus V आइसो। ठीक है, मॉड लगा दिया, मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यू रहेगा उसका नेगेटिव साइन हटा के अगर चेक करो, इट विल हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देन दिस वन। ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप का मतलब होता है अगर फॉल हो तो भी ग्रेटर रेट से फॉल होगा, शार्पर फॉल होगा, एंड अगर राइज हो रहा है तो शार्पर रेट से या ग्रेटर रेट से राइज। ठीक है, सो इसको अब दो चीजों में देख रहे हैं, अथर्वा जस्ट 5 to 6 मिनट 7 मिनट ऐसा लगेगा। ठीक है, देन विल एंड इट, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ थोड़ा सा दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं इसी रिजल्ट से रिलेटेड, इसको नोट कर लिया सब लोगों ने? विच स्लोप विल हैव मोर मैग्नीट्यूड, दिस वन, साइन के साथ नहीं, विदाउट साइन, इसलिए देखो मॉड लगाया है ना, तो मॉड के साथ इसका वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब ये लाइन, ये अगर -2 है तो ये -2.8 जैसा हो जाए, तो इसका मतलब है 2.8 वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 2 है ना, इसलिए मॉड लगा के कंपेयर करता हूं। नाउ अब इस रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं, दो केसेस लेते हैं, एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन का केस लेते हैं और दूसरा रिवर्सिबल कंप्रेशन का केस लेते हैं। दोनों में ग्राफ भी देखेंगे और कुछ और भी कंक्लूजन निकालेंगे। तो फर्स्ट केस है रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर गिवन चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या है? तो मान लो P वर्सेस V ग्राफ दिखा रहे हैं हमको, और उसमें इनिशियल वॉल्यूम कुछ रहा होगा। इनिशियली मान लो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम है V1 और यहां से जाना है V2 पे, दैट इज एक्सपेंशन। और इनिशियल स्टेट यहाँ पर कुछ P इनिशियल यहाँ पे है, P1 प्रेशर पे है, दैट इज द इनिशियल स्टेट। एंड अब आइडियल गैस के पास तीन ऑप्शन है, आइसोबैरिक प्रोसेस फॉलो करे या आइसोथर्मल करे या आइडियाबैटिक करे। नाउ मैं तीन लाइन ड्रॉ करूंगा, एक है ये लाइन, ठीक है, दूसरा है ये लाइन, और तीसरा है ये लाइन। ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू, इसमें से जो रेड वाला जो सबसे ऊपर है वो कौन से प्रोसेस को बता रहा है? जो सबसे ऊपर, आइसोबैरिक। वेरी गुड, सो दिस इज आइसोबैरिक। नाउ टेल मी, ब्लू वाला एंड ब्लैक वाले में ब्लू वाला कौन सा है? बीच वाला जो है वो आइसोथर्मल बता रहा है या आइडियाबैटिक? आइसोथर्मल काफी लोगों ने बोला है, कुछ लोगों ने आइडियाबैटिक बोला है। अगेन आई रिमाइंड यू, आइडियाबैटिक का स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने का मतलब है अगर फॉल होगा तो शार्पर रेट से फॉल होगा। तो शार्पर रेट से किसका फॉल हो रहा है, ब्लैक का या ब्लू का? विच इज फॉलोइंग विद अ ग्रेटर रेट, ब्लैक वाले का, इसलिए ब्लैक वाला जो है दैट इज आइडियाबैटिक, एंड जो ब्लू वाला है दैट इज आइसोथर्मल। नो, इफ यू रिमेंबर, जो एक सेक्शन मैंने कवर किया था वर्क से रिलेटेड, ग्राफ P वर्सेस V ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू द वैल्यू ऑफ वर्क इफ यू टेक इट विद अप्रोप्रिएट साइन। तो एक्सपेंशन के टाइम पे W का साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, है ना, ये चीज हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो अगर मैं अभी इस प्रोसेस में वर्क का कंपैरिजन पूछूं, वर्क का मतलब सिंपली जो W यूज करते हैं फर्स्ट लॉ, उसका अगर कंपैरिजन पूछूं तो वर्क का साइन जो होगा वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू के साथ एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा आइसोबैरिक का है, तो इसका वर्क सबसे कम लेंगे हम लोग, है ना। इज इट ओके? मैं लिखूंगा यहाँ पे, इफ इट इज फॉलोइंग आइडियाबैटिक तो लीस्ट नेगेटिव है, इफ आई टेक आइसोबैरिक तो मैक्सिमम नेगेटिव है। तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब लीस्ट वर्क है। लेकिन W का वैल्यू का ऑर्डर नहीं पूछता है, इसमें वर्क डन बाय गैस का पूछता है, क्योंकि एक्सपेंशन में हम लोग जानते हैं कि सिस्टम इज लूजिंग एनर्जी टू द सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ वर्क। दैट्स व्हाई यहां जब भी कंपैरिजन पूछा जाता है तो पूछा जाता है वर्क डन बाय गैस विच इज इक्वल टू माइनस W। अगर ये W का ऑर्डर है तो माइनस W का ऑर्डर विल बिकम, इज इट ओके?
वर्क का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व। मान लो आइसोबैरिक का एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो 10 है, तो यार डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग -10 लेंगे। आइसोथर्मल का मान लो एरिया अंडर द कर्व 6 है, तो इसको -6 लेंगे, और इसके नीचे सबसे कम एरिया है तो इसको मैं -4 लेगा। तो ऑब्वियसली -4 इज ग्रेटर देन -6 इज ग्रेटर देन -10। लेकिन जैसे मैंने वर्क डन बाय गैस बोला तो ये नेगेटिव साइन उल्टा कर देते हैं ना, so that's why it will become 4, it will become 6 and it will become 10. Obviously 10 is greater than 6, so work done by gas in expansion for a given change in volume will be maximum if you are following isobaric reversible process, then isothermal, then isobaric, है ना। Work done by gas will be least in adiabatic expansion for given change in volume. नोट कर लिया सब लोगों ने। हाँ, वर्क डन ऑन गैस का ऑर्डर वर्क डन का एक ऑर्डर होता है ना। चलो अभी हो गया ना सबका। एक लास्ट, अगर यहाँ पे एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन रहे तो क्या होगा? अगर यहाँ पे एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन रहे तो क्या होगा, वो देखते हैं। आई रीड्रॉ द ग्राफ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कहानी इधर की तरफ चलेगी क्योंकि वॉल्यूम कम कर। मान लो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ कहीं था V1 और फाइनली यहाँ पहुंचना है V2। यहाँ पर कहीं इनिशियली थे और फाइनली वॉल्यूम यहाँ पे जाना है। अगेन आई विल बी ड्रॉइंग 3 लाइंस। एक लाइन जो है यहां से यहां आ गई, दूसरा लाइन जो है वो यहां से ऐसा कुछ है, और तीसरा लाइन जो है वो यहां से ऐसा कुछ। अगेन इफ आई आस्क, रेड वाला कौन सा प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड, so this red one is isobaric, ब्लू वाला आइसोथर्मल। अगेन अगर राइज हो रहा है तो शार्पर राइज आइडियाबैटिक का होगा, स्लोअर राइज आइसोथर्मल का होगा। तो ये आइसोथर्मल है, एंड ऑब्वियसली मैं कलर कोड तो सेम ही रखूंगा ना, पिछली बार जैसा रखा था वैसे। इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे आइडिया। अब यहाँ जो एरिया अंडर द कर्व है वो वर्क में पॉजिटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि कंप्रेशन है ना। तो एरिया अंडर द कर्व अभी आइडियाबैटिक का सबसे ज्यादा है और वो पॉजिटिव साइन के साथ है ना। तो मान लो एरिया अंडर द कर्व आइडियाबैटिक का मान लो अगर 10 है, यहाँ पर हम लिखेंगे +10। यहाँ पर मान लो आइसोथर्मल का +6 जैसा कुछ होगा, तो यहाँ पर +4 जैसा होगा। नाउ इफ आई आस्क यू वर्क डन ऑन गैस, तो ये इक्वल टू W होता है, दैट्स व्हाई इट विल रिमेन विद द सेम ऑर्डर। तो कंप्रेशन में वर्क डन ऑन गैस पूछा जाता है बिकॉज ड्यूरिंग कंप्रेशन सिस्टम इज रिसीविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो वर्क डन ऑन गैस का ऑर्डर पूछे तो वो W का ऑर्डर सेम होता है, दैट्स व्हाई आइडियाबैटिक विल हैव ग्रेटर देन आइसोथर्मल, विल हैव ग्रेटर देन आइसोबैरिक। चलो तो ये कहानी हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के लिए फॉर गिवन चेंज इन वॉल्यूम, और उसमें वर्क वगैरह का पूछ दिया जाए, एरिया अंडर कर्व की बात की जाए, दोनों में से कौन आइसोथर्मल कौन सा आइडियाबैटिक है, स्लोप की बात, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज कर ली है। एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है फर्स्ट लॉ का, दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जनरली केमिस्ट्री में कम दिखता है, तुमको फिजिक्स में ज्यादा दिखता है, बट आई डिस्कस दैट आल्सो। बहुत ही छोटा सा सेक्शन यूज करना है। एंड इसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, जहां रिएक्शंस की बात बार बार होगी। एक एग्जांपल आज मैंने दिया है जब डेल्टा एच डेल्टा यू को रिलेट किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल बी डीलिंग विद केमिकल रिएक्शन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्मोकेमिस्ट्री और रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ एंड डेल्टा एच। ठीक है, ये कहानी आगे उधर चलेगी एंड दैट इज मच मच इजियर देन, बिलीव मी, वो देखोगे तुम, दैट विल बी मच मच इजियर देन टुडेज थिंग, या फिर अप टू टुडे जो पढ़ा है दैट वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो वो कहानी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे एंड वहां से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, चलो बाय एवरीवन।